नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की तरफ से जो परीक्षाएँ करवाई गई हैं आपकी, उन परीक्षाओं में यूपी जीके और कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इन सभी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन के आस-पास जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं, उन सारे के सारे फैक्ट्स को आपके सामने रखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। 66 नंबर को ध्यान से देखो। इसमें कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटिशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन-सा है? कीबोर्ड शॉर्टकट पूछ रहा है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपसे पूछा है। यहाँ 3 शॉर्टकट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये तीनों शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, ठीक है? तीनों शॉर्टकट। ये आप चाहो तो हमारे साथ-साथ लिखते जाओ, अदरवाइज़ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो कौन-कौन से हैं? ये 3 याद रखना, एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होते हैं। एक शॉर्टकट, दूसरा और तीसरा। एक शॉर्टकट है जिसको बोलते हैं आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? और इसके अलावा एक शॉर्टकट है जिसको बोलते हैं आल्ट शिफ्ट के साथ हम अगर एक्स का इस्तेमाल करें, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? और साथ ही साथ आल्ट के साथ आप शिफ्ट प्रेस करिए और इसके अलावा आप कर दो ओ प्रेस। तो इनका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले आल्ट शिफ्ट आई में आ जाओ, मार्क सिटेशन के लिए, ठीक है? और आल्ट शिफ्ट एक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका हम इस्तेमाल करते हैं मार्क इंडेक्स एंट्री के लिए। और आल्ट शिफ्ट ओ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? याद रखो, मार्क टेबल ऑफ कंटेंट एंट्री के लिए, ठीक है? तो ये तीनों ही याद रखना, आल्ट शिफ्ट आई, आल्ट शिफ्ट एक्स और आल्ट शिफ्ट ओ। यहाँ तक बात समझ पाए? इसके अलावा एक है F9, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप बताओगे, जब भी कभी आपको चयनित कोई आपने फ़ील्ड चयन कर रखी है, चयनित फ़ील्ड को अपडेट करने के लिए, ठीक है? अब वापस आ जाओ। यहाँ पर है मार्क सिटेशन, इसके लिए डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन-सी है? आल्ट शिफ्ट के साथ अगर आप आई प्रेस करते हो, तो फिर ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल जाएगा। आल्ट शिफ्ट के साथ आई। 66 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 में। ध्यान से देखो इसको। कह रहा है एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया है? या हम कहें एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया है? एलन ट्यूरिंग ने नहीं किया है। आंसर होगा रॉबर्ट गैस्किंसन और डेनिस ऑस्टिन, सी ऑप्शन। यहाँ से 3 फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों फैक्ट्स याद रखना। देखो, बात हो रही है एमएस पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट की, ठीक है? गौर करते रहना। एमएस पावर पॉइंट का अगर आपसे आविष्कारक पूछे, तो क्या बताओगे? एक का नाम है रॉबर्ट गैस्किंसन और एक साहब का नाम है डेनिस ऑस्टिन। डेनिस ऑस्टिन याद रखो। और एक शख्स और हैं, नाम शायद आपने सुना हो या पढ़ा भी होगा। इनका नाम है रिचर्ड रिचर्ड ब्रांडी। ये जनाब क्या हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एमएस वर्ड का विकास किया है। एमएस वर्ड का इन्होंने विकास किया है। दोनों के नाम याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब एक सवाल और पूछा जा सकता है। एक शब्द आपने सुना होगा, एप्पल मैकिन्टोश, ठीक है? आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि मुझे बताओ एमएस पावर पॉइंट मूलतः किसके लिए बनाया गया था? तो मूलतः बनाया गया था इसी के लिए, मूलतः इसके लिए बनाया गया। ये 3 फैक्ट्स याद रखना, एग्ज़ाम में बहुत रिपीट होते हैं। अब वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा सी, ठीक है? 67 के बाद 68 में आओ ज़रा, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल 5 इसका काम क्या होता है? कंट्रोल 5 देखो, यहाँ से 3 शॉर्टकट और याद रखो। एक तो है शॉर्टकट, अगर आपसे पूछे कंट्रोल के साथ अगर आप 5 प्रेस करते हो तो क्या होगा? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे
कि मुझे बताओ कंट्रोल के साथ अगर आप 9 प्रेस कर देते हो तो क्या होगा? और अगर आपसे पूछे कि आप कंट्रोल के साथ 0 प्रेस कर देते हो तो क्या होगा? इन तीनों को याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप 5 प्रेस करते हो तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग आप लागू कर रहे हैं या फिर आप हटा रहे हैं, ठीक है? और अगर कंट्रोल के साथ 9 आ जाए तो मतलब क्या होता है? मतलब सीधा होता है हाइड द सेलेक्टेड रो, जो आपने रो सेलेक्ट करी है उसे हाइड कर देना। हाइड द सेलेक्टेड रो, ठीक है? और अगर कंट्रोल 0 आ जाए तो क्या होगा? सेलेक्टेड कॉलम हो जाएगा। सेलेक्टेड कॉलम को हाइड करना, ठीक है? हाइड द सेलेक्टेड कॉलम। ये तीनों ही शॉर्टकट याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वापस आ जाओ। आपसे कह रहा था कंट्रोल 5, इसका हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? तो फिर स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग को लागू करना या फिर हटाना। स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या फिर हटाएं। 69 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो। 69 में कहा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है। कर्नेल है, शेल भी है, डिवाइस ड्राइवर भी है, कंपाइलर इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है 69 का डी ऑप्शन, ठीक है? अब यहाँ पर आओ जरा, दो तीन बातें मैं आपसे साझा कर लूँ। सबसे पहले ये कुछ शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से शब्द? कर्नेल दिया है, शेल दिया है, डिवाइस ड्राइवर दिया है। इनकी परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं या हम कहें इनके उपयोग आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या बताओगे? सबसे पहले कर्नेल के बारे में जान लो। एक एक लाइन की परिभाषा याद रखना है। ऐसे एक तरफ वर्ड लिख देगा, दूसरी तरफ उनके उनसे संबंधित विषय लिख देगा और कहेगा मैच करा दो। तो ये क्या है? ये है ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक केंद्रीय भाग है। केंद्रीय भाग याद रखना, बस इतनी सी बात, ठीक है? एक कर्नेल से ही है, आपने नाम सुना होगा लिनक्स। लिनक्स कर्नेल, क्या बता सकते हो लिनक्स कर्नेल का जो डिजाइन है, डिजाइन ये किसने बनाया था? ये बनाया था लिनक्स टोरवाल्ड ने, ठीक है? रट लो, ध्यान देना। और क्यों किया था ऐसा? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण यानी कि इसका विकास क्यों किया गया था? जीएनयू के लिए, जीएनयू के लिए कार्यशील कर्नेल कमी के कारण इसका विकास किया गया था। बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब एक शब्द यहाँ पर और दिया है, ये दिया है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर से संबंधित दो फैक्ट यहाँ से भी याद रखो, पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पर एक शब्द दिया है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, ये जो डिवाइस ड्राइवर दिया है एक शब्द, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ से तीन फैक्ट याद रखने हैं आपको, ठीक है? ये क्या है और ये क्या काम करता है, तीनों फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? आप बताओ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है? भूलोगे नहीं, याद रखोगे। इसके अलावा ये एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संचार करता है, संचार करता है, ठीक? यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके अलावा जो भी डिवाइस है, उस डिवाइस के द्वारा समझे गए, डिवाइस के द्वारा समझे गए जो फॉर्मेट होता है, समझे गए फॉर्मेट में डेटा का अनुवाद करता है, डेटा का अनुवाद करेगा, ठीक है? बस ये तीन फैक्ट्स यहाँ से याद रखो। अब एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ था कंपाइलर। ये हाई लेवल जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम के पूरे कोड को मशीन कोड में बदलने का काम करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 70 में आ जाओ। 70 क्या कह रहा है? ये लिखा है मल्टिक्स, MULTICS। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? तो यहाँ पर हम कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रहे हैं। इनमें कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई थी, ये लिस्ट याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिख लो, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम,
और साथ ही साथ उनकी भाषाएं। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम और उनकी भाषाएं, ये लिस्ट बना लो। सबसे पहले लिनक्स के पास चलो, तो इसके लिए सी भाषा है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ एमएस विंडोज में, इसके लिए कौन सी भाषा है? इसके लिए सी और सी प्लस प्लस है। इसके अलावा आपने मैक ओएस का नाम सुना होगा, आईओएस का नाम सुना होगा, इसके लिए कौन सी है? यहाँ भी सी और सी प्लस प्लस है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना, मैक ओएस आईओएस के लिए अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ ऐप फ्रेमवर्क के लिए कौन सी भाषा है, फ्रेमवर्क के लिए, तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सी, ऑब्जेक्टिव सी और साथ ही साथ स्विफ्ट, ठीक है। याद रखो ये दोनों भाषाएं एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये तो बात हो गई मैकओएस की। अब यहाँ पर आओ एंड्रॉइड के पास चलो जरा। एंड्रॉइड के पास तो इसके लिए है सी और सी प्लस प्लस, इसके अलावा जावा। और अगर आपसे पूछे कि आधुनिक ऐप विकास के लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता है, आधुनिक ऐप विकास के लिए, तो फिर किसका इस्तेमाल होता है? कोटलिन का। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, कोटलिन, ठीक है। एंड्रॉइड ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड्रॉइड के लिए कोटलिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूनिक्स में आ जाओ। यूनिक्स अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे सी भाषा। और मल्टिक्स अगर आपसे पूछे, यही एग्जाम में पूछा गया था आपसे, तो आप बताओगे PLI, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये जो लिस्ट दी गई है इसको आप याद रखना। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन में। 70 के बाद चलो चलते हैं 71 में। 71 में क्या कह रहा है? यहाँ कहा गया है कि डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फीचर, कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? रिव्यू पेन, बैलून, या फिर डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, या फिर फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं बैलून का, 71 का, 71 का बी ऑप्शन, ठीक है। आमतौर पर बैलून का जो काम होता है इसको देख लो जरा। बैलून का काम, एक लाइन में ये परिभाषा याद रखना। जो कोई डॉक्यूमेंट होगा तो डॉक्यूमेंट के साइड में जैसे कोई कमेंट है या फिर ट्रैक किए गए बदलाव हैं, अगर उनको दिखाना है तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिख लो, डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट के साइड में, साइड में कमेंट व ट्रैक किए गए बदलाव, बदलाव को दिखाना, ये इसका काम होता है, मुख्य काम। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब अगर आपको बैलून में जाना है तो कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे? तो सबसे पहले आप जाओगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में पहुंचे, फिर आप जाओगे ट्रैकिंग ग्रुप में, ट्रैकिंग ग्रुप में जाओगे और इसके बाद आप जाओगे शो मार्कअप में, ठीक है। बैलून में आप चले जाओगे। तो ये लोकेशन भी याद रखना, 71 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 71 के बाद अब आ जाओ 72 में। 72 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है यूनिवैक का पूरा नाम बताओ। यूनिवैक का पूरा नाम आप सबको पता होगा, यूनिवर्सल एरे नहीं होता है, ऑटोमेटिक अनवैल्यूड नहीं होता है, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, डी ऑप्शन सही होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 73 के पास चलो। 73 में क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? फिर से समझो, कह रहा है सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है। अब सबसे पहले तो ये शब्द आया बूट स्ट्रैप लोडर, ये क्या होता है? फिर आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शंस के बारे में, लास्ट ब्लॉक क्या है, मिडिल ब्लॉक क्या है, रैंडम ब्लॉक क्या है, ब्लॉक जीरो क्या है। जब ये सारी बातें आपको पता होंगी तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले जो अ, शब्द दिया था बूट स्ट्रैप लोडर, इसके बारे में देख लो, ठीक है। ये क्या है? ये लिखा बूट स्ट्रैप लोडर, ये क्या है भाई? इसमें
3-4 बातें हम लिख रहे हैं, ये 3-4 बातें रिवीजन करते रहना, एग्जाम में रिपीट होती हैं। क्या है ये आप बताओगे। एक छोटा छोटा स्थायी प्रोग्राम है। बूट स्टेप लोडर क्या है? एक छोटा स्थायी प्रोग्राम। तो फिर अब सवाल ये बना कि ये कहाँ सेव रहता है? ये सेव रहता है कंप्यूटर के रोम या फिर ईप्रोम मेमोरी में सेव रहता है। मेमोरी में ये सेव रहता है। ठीक, दूसरी बात समझ गए। इसके अलावा तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अगर आपसे पूछे कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहले कौन कोड चलता है, तो यही चलता है। अर्थात कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहले सबसे पहले यही कोड चलता है। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। क्या है? ये छोटा स्थायी प्रोग्राम है, कंप्यूटर के रोम मेमोरी में सेव रहता है। कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहले यही कोड चलता है। ठीक, क्लियर हो गई बात। इसके अलावा काम क्या है इसका? तो कंप्यूटर चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। अब यहाँ पर आओ, ये ऑप्शन आपका पहला दिया है, ब्लॉक जीरो। ब्लॉक जीरो के बारे में जान लो, ये है क्या? ठीक है, मैंने लिखा ब्लॉक जीरो। समझते हैं ये क्या है। यहाँ भी 2-3 बातें याद रखो। सबसे पहले ब्लॉक जीरो को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है क्या? हाँ, इसे कहते हैं बूट सेक्टर। इसे बूट सेक्टर कहा जाता है, या फिर इसे हम कहते हैं MBR। इसे MBR कहते हैं। ठीक है, अब ये लिखा MBR। MBR मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं मास्टर मास्टर बूट रिकॉर्ड। क्लियर हो गई बात। तो अब ये लिखा है ब्लॉक जीरो, यानी कि कई सारे ब्लॉक हैं, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। तो अब इसमें जीरो, जीरो का मतलब है शुरुआती, अर्थात डिस्क का सबसे पहला ब्लॉक होता है ये। याद रखो, ये होता है डिस्क का सबसे पहला सबसे पहला ब्लॉक। यही है ब्लॉक जीरो। ठीक है, तो बूट स्टेप जो लोडर होता है वो इसी ब्लॉक को एक्सेस करता है। अभी मैंने बताया था ना, बूट स्टेप लोडर ये सबसे पहले किसे एक्सेस करेगा? सबसे पहले इसी ब्लॉक को एक्सेस करेगा, क्योंकि ये सबसे पहला है, इसी ब्लॉक को एक्सेस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मुझे बताओ, सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्टेप लोडर के द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो आप बताओगे ब्लॉक जीरो को। 74 क्या कह रहा है? 74 को ध्यान से देखो। इसमें कहा गया है कौन सा हडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफर करता है? तो यहाँ पर ये 2 शब्द दिए हैं, RDBMS दिया है, HDFS दिया है। सबसे पहले तो इनके बारे में पता हो कि इनके फुल फॉर्म क्या है, कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो देखो, RDBMS और एक शब्द क्या है? HDFS। इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनल हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख लो। रिलेशनल डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये लिखा है HDFS, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा फाइल सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो अब यहाँ पर एक शब्द और है, शब्द दिया है फ्लूम, स्कूप दिया है, जू कीपर दिया है, और साथ ही साथ ओजी दिया है। अब यहाँ पर एक एक करके चारों ऑप्शंस को समझेंगे। एग्जाम में चारों ऑप्शंस में से किसी की भी परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूप देख लो। सबसे पहले स्कूप। स्कूप का काम क्या होता है? स्कूप का काम एक लाइन में याद रखना, इसका काम होता है ये जो मैंने अभी लिखा था RDBMS और साथ ही साथ HDFS। RDBMS और HDFS क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इनके बीच में RDBMS और HDFS के बीच में
के बीच में संरचित डेटा का ट्रांसफर करना, डेटा का ट्रांसफर ये करता है। तो अगर आपसे पूछे कि स्कूप का काम क्या होता है, तो आरडीबीएमएस और एचडीएफएस के बीच संरचित डेटा का ट्रांसफर, यही इसका काम होता है। यही लिखा है यहाँ पे, देखो, आरडीबीएमएस और एचडीएफएस के बीच संरचित डेटा का ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? आप बताओगे, स्कूप। अब ये लिखा है फ्लूम, ये लिखा है जुपिटर, ये लिखा है ओजी। इनके भी एक एक लाइन में परिभाषाएं देख लो, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक तरफ ये शब्द दे देगा और दूसरी तरफ इनकी परिभाषाएं दे देगा। देखो, ये लिखा मैंने अपाचे फ्लूम, ठीक, फ्लूम। इसका आशय क्या है? आमतौर पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो लाइव स्ट्रीमिंग डेटा को आसानी से इकट्ठा करके सेंट्रल स्टोरेज में भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिख लो, लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग डेटा को आसानी से इकट्ठा करके सेंट्रल स्टोरेज में भेजना। बस एक ही लाइन, इतना ही याद रखो। इसके अलावा और ऑप्शन क्या दिए थे? एक ऑप्शन दिया था अपाचे जू कीपर। ये अपाचे जू कीपर, इसका मतलब क्या है? एक लाइन में याद रखो, आमतौर पर ये बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को मैनेज करना, ठीक है। और एक शब्द दिया है अपाचे ओजी। इसको ऐसे लिखते हैं, ओजी को, अपाचे ओजी। ये यहाँ पर भी एक लाइन में याद रखो कि इसका काम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर हम करते हैं। तो जो बिग डेटा जॉब्स होती हैं, उनको प्रतिबंधित और शेड्यूल करने के लिए। बिग डेटा जॉब को प्रबंधित और शेड्यूलिंग करना, ठीक है। अब वापस आ जाओ, 74 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 74 के बाद 75 के पास चलो, इसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? ओडीटी, डॉट ओडीटी, याद रखो। 76 के पास चलो, 76 में क्या कहा है? कह रहा है कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? अब देखो, वेब पेज बनाना है तो आमतौर पर HTML का इस्तेमाल करते हैं। HTML से 3 बातें याद रखो। कौन कौन सी बातें? लिखे दे रहा हूं मैं, भूलना नहीं बिल्कुल भी। HTML फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसे बनाया किसने, तो जनाब का नाम याद रखना। इनका नाम है बर्नर्स ली, इनका नाम भूलना नहीं। अब यहाँ पर एक शब्द आया हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, मैं मार्कअप लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हाइपर टेक्स्ट शब्द। अगर आपसे पूछे ये शब्द किसने दिया है, तो नाम याद रखो, टेड नेल्सन। टेड नेल्सन साहब ने ये शब्द दिया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? इसके अलावा ये जो HTML है, इसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ उद्देश्य पता है आपको? क्या है इसका उद्देश्य, तो बताओ। ये वेब पेज की संरचना को परिभाषित करता है, और साथ ही साथ एक काम और करते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ AI के पास। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ से एक सवाल पूछता है, मुझे बताओ AI किस कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग करता है? यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज आपसे पूछेगा, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, उनमें से सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो है पाइथन। इसके अलावा आपने आर नाम सुना होगा, ठीक है, आर। साथ ही साथ लिस्प, इसके अलावा प्रोलॉग, प्रोलॉग के अलावा जावा। ये भी डेटा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब वापस आ जाओ, 76 के बाद 77 के पास चलो।
77 में कह रहा है कंप्यूटर शब्दावली है गीगो, GIGO। इसका पूरा नाम पूछ रहा है। ये होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा आप अंदर करोगे तो कूड़ा कचरा ही आपको मिलेगा। अर्थात गीगो का सीधा सा अर्थ होता है जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है। जैसे आप सर्फिंग कर रहे हैं नेट पे बैठ के, तो अगर आपने आधा अधूरा एड्रेस डाला है तो उसी हिसाब से आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। जो भी आप डालते हो उसी हिसाब से आपके सामने आ जाता है। अगर आप कूड़ा कचरा डालोगे तो फिर कूड़ा कचरा ही आ जाएगा, है ना। तो ये बातें हैं। तो कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। 77 के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 को ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड ये किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? कनेक्शंस कमांड ये कहाँ पर है? कनेक्शन कमांड के लिए आपको जाना होगा डेटा में, डेटा टैब में। तो डेटा में जब आप जाओगे तो आपको कौन कौन से कमांड देखने को मिलते हैं? बहुत सारे हैं। जैसे आप डेटा टैब में गए, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से मिलते हैं। जैसे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा एक मिलता है कमांड, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। और भी कई सारे मिलते हैं, जैसे क्वेरीज मिलता है, क्वेरीज और कनेक्शन। इसके अलावा सॉर्ट सॉर्ट और फिल्टर, ये कमांड मिलता है आपको। और कौन से मिलते हैं? जैसे डेटा टूल्स, ठीक है, डेटा टूल्स के अलावा फॉरकास्ट, इसके अलावा आउटलाइन, ये सारे के सारे कमांड आपको मिलते हैं। 78 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 78 के बाद आ जाओ 79 में। इसमें कहा गया है कि एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से आप एक्सेस कर पाओगे? फाइल में चले जाओ। फाइल में जब आप लेफ्ट कॉर्नर में क्लिक करते हो तो आपको बैक स्टेज व्यू दिखता है, तो फाइल टैब हो जाएगा। 79 के बाद आ जाओ 80 में। 80 क्या कह रहा है? कह रहा है ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? इनका नाम है हेराल्ड प्लाटेंट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 80 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें और याद रखो। मैं आपसे कई सारी बातें साझा करता हूँ। ब्लूटूथ तकनीक सबसे पहले, ब्लूटूथ तकनीक, ठीक। ये जो ब्लूटूथ तकनीक है इसका मुझे नामकरण बताओ। नामकरण किसके नाम पर किया गया था और साथ ही साथ इसका आविष्कार किसने किया? ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। नामकरण ये हुआ है हेराल्ड ब्लाटेंड के नाम से। और ये जो जनाब हैं, ये कहते हैं, बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी में जो स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हैं वहाँ के ये राजा हुआ करते थे। स्कैंडिनेवियाई देश के राजा थे, ठीक है। अब आ जाओ आविष्कार में किसने किया है, तो नाम याद रखना, जॉब हार्टसेन। जॉब हार्टसेन, हार्टनेस नहीं, हार्टसेन, इन्होंने इसका विकास किया है, ठीक है। आमतौर पर इसकी जो सीमा होती है 10 मीटर तक की होती है। लगभग 33 फीट तक की सीमा में ये सीमित होता है। अब यहाँ पर ब्लूटूथ तकनीकी में दो मैं पॉइंट आपसे साझा करता हूँ ब्लूटूथ से। ये दोनों फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। एक फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछे कि इसका प्रबंधन ये किसकी जिम्मेदारी है, और दूसरा इसका मानकीकरण किस रूप में हुआ है, ये दोनों फैक्ट याद रखो। प्रबंधन के लिए एक ग्रुप का नाम याद रखोगे। इसका नाम है ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। इसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। मानकीकरण में मानकीकरण के लिए एक इंजीनियर्स का समूह है, इसको बोलते हैं IEEE,
802.15.1 के रूप में इसका मानकीकरण किया गया है, के रूप में मानकीकरण। और किसके द्वारा किया गया है? तो IEEE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के द्वारा। ठीक है, अब और आगे आओ। ब्लूटूथ का ही एक दूसरा रूप है, इसको बोलते हैं BLE। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। 2-3 फैक्ट याद रखो, बस 2 फैक्ट। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। BLE का पूरा नाम है ब्लूटूथ। L का मतलब क्या हो जाएगा? लो एनर्जी। BLE का मतलब है ब्लूटूथ लो एनर्जी। ठीक, तो इसका विकास क्यों किया गया? इसका विकास आमतौर पर किया गया था IoTs के लिए, अर्थात इसे IoT का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर इसका विकास किया गया, या हम कहें इसे बनाया गया। इसे बनाया गया, बस इतनी बात याद रखो। ठीक है, और आगे बढ़ें। एक प्रोटोकॉल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। ये प्रोटोकॉल है X10। यहाँ से बस एक लाइन याद रखो। ये छोटी छोटी शब्दावलियां हैं जो आपसे एक एक लाइन में पूछी जा सकती हैं मैच कराने के लिए। तो X10 प्रोटोकॉल आमतौर पर इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, IoT में, होम ऑटोमेशन IoT में होम ऑटोमेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। और आगे बढ़ें। एक शब्द आपने और सुना होगा, इसको बोलते हैं सिगफॉक्स। सिगफॉक्स, ये क्या है? ये वास्तव में लो पावर होता है, लो पावर। और सिगफॉक्स लो पावर है, और साथ ही साथ वाइड एरिया नेटवर्क तकनीक है। ठीक है, भूला नहीं। सिगफॉक्स क्या है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क तकनीक। अब यहाँ पर आओ, 3 शब्दावलियां और याद रखो। शब्दावलियां ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित हैं। इन शब्दावलियों में एक एक लाइन याद रखना, की पॉइंट जिसे कहते हैं। आपने नाम सुना होगा जिग्बी का, पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा और क्या मैं बता दूं, लोरा वैन का नाम सुना है। इसके अलावा एक शायद आपने सुना होगा 6LoWPAN। ये क्या है? बस एक एक लाइन की याद रखो। जिग्बी के बारे में अगर आपसे पूछे तो बताओगे ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। वायरलेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन ये टेक्नोलॉजी है। क्या है जिग्बी? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अच्छा भाई, तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो आमतौर पर ये स्मार्ट जो उपकरण हैं, डिवाइसेस हैं, उनको जोड़ता होगा। तो ये किस प्रकार के डिवाइसेस को जोड़ता है? जो कम बिजली खपत वाले होते हैं, याद रखो। यह कम बिजली खपत वाले स्मार्ट उपकरण को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब ये लिखा है लोरा वैन, इसका मतलब क्या होता है? LORA, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म याद रखो, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। ये क्या लिखा है? लो पैन। लो लो मतलब कम, कम पावर वाला वायरलेस मैश नेटवर्क है, ये लिख लो। यह एक कम पावर वाला वायरलेस मैश नेटवर्क है। ठीक है, बस यही पॉइंट आपको की पॉइंट याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे इसका प्रत्येक नोड का अपना एक एड्रेस होता है, क्या होता है? तो बताओ। इसका प्रत्येक नोड का अपना IPv6 मतलब समझे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस होता है। और IPv6 ये कितने बिट का होता है? ये तो आपको पता होगा, 128 बिट का। ठीक है, तो बस ये 2-3 शब्दावलियां, और इधर भी 2-3 शब्दावलियां। ये शब्दावलियां याद रखना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित है तो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।
ठीक है? आई होप यहाँ तक सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो ये 15 क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर से, और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम में। ठीक है? धन्यवाद।